नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे आरबीएससी कक्षा 10 गणित की प्रथम प्रश्नावली वास्तविक संख्याएं। पिछले वीडियो में हमने वास्तविक संख्याओं के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना सीखा था। आज के इस वीडियो में हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है इसके द्वारा जो वास्तविक संख्याओं के अन्य गुणधर्म हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे किसी वास्तविक संख्या के विशेष रूप को सिद्ध करने के लिए। जैसे पाठ्य पुस्तक का अपना दूसरा उदाहरण है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप में तथा प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप में होता है। तो हमें ये रूप सिद्ध करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो हम धनात्मक पूर्णांक ले लेते हैं, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है और जो प्रमेय हमने सिद्ध की थी या एचसीएफ ज्ञात किया था उसमें हमने ए और बी दो चीज लिए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ ए ले रहे हैं क्योंकि बी का एक निश्चित मान लेंगे। और निश्चित मान कितना लेना है, जो हमें सिद्ध करना के लिए कह रहा है उसके अनुसार। हमारे वो समपूर्णांक के लिए कह रहा है कि समपूर्णांक है वो 2q के रूप में और विषम पूर्णांक है वो 2q + 1 के रूप में लेना है। तो हम b का मान है वो 2 लेंगे तथा b बराबर 2 है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने दो पूर्णांक लिए थे a और b, तो दो अन्य पूर्णांक आए थे q और r। तो यहाँ पर a का मान a ले लिया और b की जगह 2 ले लिया। तो दो अन्य धनात्मक पूर्णांक q व r इस प्रकार होंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है रूप है, मूल रूप वो लिख देंगे a बराबर bq + r और b की जगह हमने यहाँ पर क्या लिया है, 2 लिया है। तो b ने लिख के हम क्या लिखेंगे, 2q + r, जहां जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और b से छोटा होता है। और यहाँ अपने b का मान है 2, तो r का मान 2 से छोटा होगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिख दी, r का मान है 0 से 2 के बीच में है। तो r के दो मान संभव है, एक 0 और 1। 2 हो नहीं सकता क्योंकि जो r है वो 2 से छोटा है। और परिमेय संख्या हम लेते नहीं, सिर्फ पूर्णांक संख्या लेते हैं, तो 0 और 1। तो यहाँ r के दो मान संभव है। r बराबर 0 या r बराबर 1। इसके अलावा कोई तीसरा मान हो नहीं सकता, तो दोनों के लिए ले लेंगे। अतः a बराबर या तो 2q होगा या a बराबर 2q + 1 होगा। जो r है उसके मान रख दिए, 0 रखेंगे तो 0 को लिखने की आवश्यकता नहीं है और 1 लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमें समपूर्णांक और विषम पूर्णांकों के बारे में लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे q क्या है, q एक हमने धनात्मक पूर्णांक लिया है और इसके गुणा में 2 है, यानी जो 2q है वो 2 से भाज्य होगा और जो संख्या 2 से भाज्य होती है वो सम संख्याएं होती है। अतः ये क्या हो जाएगा, एक सम हो जाएगा।
अगर 2q 2 से भाज्य है तो 2q प्लस 1 2 से भाज्य नहीं होगा, और जो 2 से भाज्य नहीं होती है वो संख्या विषम संख्या होती है। तो ये कैसा हो जाएगा? विषम। आप इसको प्रत्येक पूर्णांक के लिए ले सकते हो। हमने a और b काल्पनिक लिए हैं, a काल्पनिक संख्या है। अभी हम मैं लिख देता हूँ, बाद में हम कोई 2-3 संख्या लेके देखेंगे। तो यहाँ a बराबर 2q समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। कारण लिख देता हूं क्योंकि q एक पूर्णांक है, तो 2q 2 से भाज्य होगा। q एक पूर्णांक है, 2q 2 से भाज्य होगा, तो सम है। और हम जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक संख्या या तो सम होगी या विषम। 2q सम है तो 2q प्लस 1 विषम होगी। हम जानते हैं कि कोई भी पूर्णांक या तो सम होगा या विषम। अतः a बराबर 2q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। 2q प्लस 1 धनात्मक विषम पूर्णांक है। अतः हम कह सकते हैं प्रत्येक जो पूर्णांक संख्या है, सम धनात्मक पूर्णांक है वो 2q के रूप में, और विषम धनात्मक पूर्णांक है वो 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक दो क्यू व प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक दो क्यू प्लस 1 के रूप में होता है। यहाँ Q है एक पूर्णांक है, यानी हमने जो भी संख्या ली है एक संकेत के रूप में लिए A, B और Q सब क्या है? संकेत है। अब यहाँ पर अगर हम कोई भी संख्या लेना चाहिए कि वास्तव में इस रूप में होती है या नहीं होती, तो हम अपने मन से कोई भी संख्या सोच लेते हैं। जैसे 35 है, तो क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं 35 सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है? तो इसको अगर मैं लिखूं तो 2 गुणा 17 प्लस 1, यानी 2q प्लस 1, यहाँ q का मान 17 आ गया। विषम संख्या तो इसको 2q प्लस 1 के रूप में लिख दिया। अगर इसी की जगह मान लो 40 होता तो 40 को हम लिखते 2 गुणा 20 प्लस 0 या 2 गुणा 20, यानी q का मान यहाँ पर क्या आ गया? 20 आ गया, तो 2q के रूप में हो गया। कोई भी पूर्णांक लेंगे धनात्मक तो हम उसको इस रूप में लिख सकते हैं। अगर वो विषम होगा तो 2q प्लस 1 के रूप में होगा, और सम होगा तो 2q के रूप में होगा। सेम ऐसा ही उदाहरण है। यहाँ पर हमें इन चीजों को सिद्ध करने के लिए विशेष ध्यान ये रखना है कि जो रूप सिद्ध करवा रहा है उसी के अनुसार हम b का मान लेंगे। a का मान बाकी प्रक्रिया एक जैसी ही होगी,
अगर हमें धनात्मक सम पूर्णांक या विषम पूर्णांक को सिद्ध करने के लिए कोई रूप विशेष के लिए कह रहा है तो a का मान सेम रहेगा, b का मान यहाँ पर क्या सिद्ध करने के लिए कह रहा है उसके अनुसार हम b का मान लेंगे। जैसे अपना तीसरा उदाहरण है, उसमें कह रहा है विषम पूर्णांक 4q या 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में होगा। सेम प्रक्रिया यही होगी, हम b का मान क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। तो इसको अगर आप लिखना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। जो अपना तीसरा उदाहरण है, क्या कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक है उसको हम 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप में लिख सकते हैं या होता है। तो वो की वो प्रक्रिया रहेगी, हम मान लेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ हम सिर्फ धनात्मक लेंगे, विषम या सम नहीं लेंगे, क्योंकि प्रत्येक के लिए हमें सिद्ध करना है कि पूर्णांक का मान कुछ भी हो सकता है। अगर वह विषम है तो इस रूप में होगा, सम है तो दूसरे रूप में हो सकता है। तो a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब यहाँ पर हमारे को सिद्ध करना है 4q के रूप में, तो जो b का मान है वो कितना लेंगे, 4 लेंगे, तथा b बराबर 4 है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दो पूर्णांक Q व R इस प्रकार होंगे कि क्या होगा, a बराबर BQ यानी 4Q प्लस R, जहां R है वो 0 से बड़ा या बराबर तथा 4 से छोटा है। तो यहाँ पर अपने R के 4 मान संभव है। यहाँ R के 4 मान संभव है। कौन कौन से हैं, R बराबर 0, R बराबर 1, R बराबर 2 या R बराबर 3। क्योंकि R का मान है वो 4 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 से छोटा होना जरूरी है। तो R के 4 मान है तो A के भी 4 मान संभव होंगे। अतः A बराबर 4Q या A बराबर 4Q प्लस 1 या A बराबर 4Q प्लस 2 या A बराबर 4Q प्लस 3। 4 मान हो गए। अब इसमें वही चीज देखेंगे, भाई 4Q है, Q एक पूर्णांक संख्या है, 4 में 2 का भाग जा रहा है तो 4Q में भी जाएगा। यहाँ पर 4Q में जा रहा है, प्लस में 1 है तो इसमें नहीं जाएगा। यहाँ 4Q प्लस 2 में से 2 कॉमन आ रहा है, यानी A में 2 का भाग जा रहा है, यहाँ पर 2 कॉमन नहीं आ रहा है तो 2 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ A बराबर 4Q व A बराबर 4Q प्लस 2 समपूर्णांक है।
कारण लिखना चाहो तो वही कारण लिख देंगे कि q एक पूर्णांक संख्या है तो 4q भी 2 से भाज्य होगा और 4q प्लस 2 भी 2 से भाज्य होगा, तथा हम जानते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम। अतः a बराबर 4q प्लस 1 व a बराबर 4q प्लस 3 विषम पूर्णांक है। एक कोई भी पूर्णांक हो सकता है, सिर्फ हमने धनात्मक पूर्णांक लिया है, प्रत्येक मान के लिए संभव होगा। जैसे पिछले प्रश्न में हमने देखा था कि एक का मान बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा प्रत्येक मान के लिए, इसीलिए हम एक चर ले रहे हैं, तो ये प्रत्येक संख्या के लिए सिद्ध हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर कोई संख्या विशेष लेते हैं तो ये सिर्फ उसी संख्या के लिए सिद्ध होगा, लेकिन हमारे को सिर्फ प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के लिए सिद्ध करना तो a लेंगे। यहाँ पर ये धनात्मक विषम पूर्णांक हो गया, तो हम कह सकते हैं अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 4q प्लस 1 के रूप में होता है या 4q प्लस 3 के रूप में होता है। और ये चीज अपने को सिद्ध करनी थी। दो उदाहरण देखे हैं, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ दो चीजें, इसमें दो पद आ गए, उसमें एक पद था। अपनी प्रश्नावली 1.1 का जो दूसरा प्रश्न है वो भी ये का ये रूप है, उसमें अपने को दर्शाना है कि जो विषम धनात्मक पूर्णांक है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। सारी प्रक्रिया ऐसी की ऐसी होगी, सिर्फ हम यहाँ b बराबर कितना ले लेंगे 6, क्योंकि हमें 6q के रूप में संख्या दर्शा रहा है, तो 6q के रूप में दर्शाने के लिए b का मान 6 ले लेंगे, बाकी प्रक्रिया एक जैसी की ऐसी हो जाएगी। प्रश्नावली 1.1 में दूसरा प्रश्न है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक छह क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में होता है। तो हम सबसे पहले a को एक धनात्मक पूर्णांक मान लेंगे, माना a एक धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर, यहाँ पर पहले 2 लिया फिर 4 लिया और यहाँ पर 6 सिद्ध करना, तो b बराबर कितना ले लेंगे 6 है। तो
यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से दो पूर्णांक Q व R इस प्रकार होंगे। A बराबर BQ यानी 6Q प्लस R, जहां R है वो 0 से बड़ा या बराबर तथा 6 से छोटा है। तो R के कितने मान संभव है? यहाँ पर 6 मान संभव होंगे, 0 से 5। यहाँ R के 6 मान संभव है। R बराबर 0, 1, 2, 3, 4 या 5। अतः जो R है, A है, उसके 6 मान संभव हो जाएंगे। अतः A बराबर 6Q या A बराबर 6Q प्लस 1 या A बराबर 6Q प्लस 2 या A बराबर 6Q प्लस 3 या A बराबर 6Q प्लस 4 या A बराबर 6Q प्लस 5। यहाँ पर हम देखेंगे तो 6Q भी 2 से भाज्य है, 6Q प्लस 2 भी 2 से भाज्य होगा क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा इनमें, और 6Q प्लस 4 ये सब क्या है? सम पूर्णांक है। तो बाकी क्या हो जाएंगे? विषम पूर्णांक हो जाएंगे। यहाँ A बराबर 6Q, A बराबर 6Q प्लस 2 व A बराबर 6Q प्लस 4 सम पूर्णांक है। तथा हम जानते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक या तो सम होता है या विषम। अतः A बराबर 6Q प्लस A बराबर 6Q प्लस 3 व A बराबर 6Q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। हम कह सकते हैं कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक छः Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस
5 के रूप में होता है। में 2 उदाहरण और 1 प्रश्न, सबकी प्रक्रिया एक जैसी है। आपको इसके अलावा 8 क्यू के रूप में या 10 क्यू के रूप में किसी भी रूप में कहने के लिए कहे तो हम ये चीज सिद्ध कर सकते हैं। क्या अगर 5 7 हो तो कर सकते हैं, 5 और 7 होगा तो उस स्थिति में ये जो संख्या है वो 2 से भाज्य है या नहीं, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ क्यू के सम और विषम होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, दो का भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 5q+1 या 5q+3 के रूप में सिद्ध करना चाहें तो जो 5q होगा वो 2 से भाज्य है या नहीं, वो हम नहीं कह सकते, अतः उस रूप में हम सिद्ध नहीं कर पाएंगे। लेकिन 6q या 8q या 10q या 12q, जो भी q के गुणा में जो संख्या है उसमें अगर 2 का भाग जाता है तो वो रूप हम इस विधि से सिद्ध कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम जो अन्य रूप हैं वास्तविक संख्याओं के, धनात्मक पूर्णांकों या सम पूर्णांकों या विषम पूर्णांकों, उनके वर्ग और घन के बारे में प्रश्न हल करेंगे।